और मैं बेसिकली किसान हूँ। और हमारी जो खेती बाड़ी है वो हमारे दादा परदादा से लेकर के करते आए हैं खेती बाड़ी। और मैं भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कहीं जो उस वक़्त के दौर थे कि कहीं भर्ती हो जाओ, कहीं कोई नौकरी करो, तो मैं भी काफ़ी उस दौर में था। परंतु मेरे साथ बहुत बड़ा ऐसा कुछ होता रहा कुछ दुर्भाग्य कि मैं कई जगह मैंने टॉप किया इंटरव्यू में, परंतु वो बाद में इंटरव्यू कैंसिल हो जाते थे। तो बाद में मुझे कुछ ऐसा लगा मन में कि मुझे करनी नहीं है नौकरी, मुझे कुछ अपना ही काम करना है। तो मैंने शुरुआत करी थी फिर ये खेती बाड़ी की अपना। और मैं लगभग 1980 के आसपास जो है ना वो अपना वेजिटेबल ग्रोइंग का काम शुरू किया था अपने गांव के अंदर। पर उस वक्त में थोड़ा बहुत मैं ये सब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करता था। और कुछ समय के बाद मुझे लगा कि मैं हर रोज़ इतने कीट मार रहा हूँ तो ये तो गलत है। तो कुछ मुझे लिटरेचर पढ़ने को मिला। कुछ उसी दौरान मैं नॉन यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग पे गया था मैं। और उस ट्रेनिंग में वहाँ एक प्रोफेसर थे, मुझे उनका याद है अभी भी, डॉक्टर जी पी उपाध्याय, दिल्ली से थे शायद वो। तो वो हम लोग बहुत सारे सवाल करते थे वहाँ क्लास में। तो उन्होंने कहा यार मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे व्यक्ति जो कि सच्ची में ही शायद तुम किसान हो। तो हमने कहा हमें खेती करनी ही करनी है, हमें बाकी कुछ और करना नहीं है। तो बहुत कुछ चीज़ें सीखी और बहुत हासिल हुआ। और उस वक़्त तो जो आज जो पद्धति चल रही है डॉक्टर सुभाष पालेकर जी ने बहुत बड़ा जो किया, उस वक़्त तो इतना तक था कि सीधा जो कौडंग है गोबर उसको एक टैंक में डाला, उसको पतला करके ज़मीन में डाल दिया। उसी से ही मुझे लगा कि उसमें केंचुआ आना शुरू हो गया। और अभी तो जो ये कार्यक्रम चला बहुत बढ़िया, 2018 से मेरी मुलाकात यहाँ पालेकर जी से हो गई थी 2014 में भी। तो काफ़ी सारी चर्चा हुई कि ये सारे तो मैं कर रहा था, मेरा अनार का बगीचा है अपना। और मैं कई जगह बोलता था ये इस बात को कृषि विज्ञान केंद्र में भी कि हमें किसी कीट को मारना नहीं है, क्योंकि कोई भी कीट जो कुदरत में है, कुदरत ने बनाया है, वो बड़े सोच समझ के बनाया है, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा है हमारे लिए। हमें उसको अपने खेती से भगाना है। जिस तरह से वो जंगल में कोई नुकसान नहीं करता तो हमारी खेती में क्यों कर रहा हो। तो वहाँ पर हम लोगों ने इस तरह के कीट नियंत्रण कुछ ऐसे बनाए, उसका जूस निकाल के इस तरह के पत्तियों का, और अपना कोई औषधीय चीज़ें, उसका स्प्रे जब हम करते हैं तो कोई कीट आता नहीं है। तो अनार पूरी तरह से, जिसको कि कभी नहीं मानते हैं कि वो तो ख़राब होने होना है, उसको कीड़ा लगने लगा, परंतु उसमें कीड़ा आते ही नहीं है। और आज की स्थिति ये है कि हमारे खेतों में कोई बीमारी है ही नहीं। मेरा आम का बगीचा है और मेरे साथ बहुत सारे अभी तो जो प्राकृतिक खेती करने वाले जो किसान हैं वो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में। मेरा एक शौक़ है अपना, मुझे कुछ संस्थाएं भी बुलाती है बीच में, तो आने जाने का किराया मात्र वो दे देते हैं। पर मुझे ये इंटरेस्ट है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तो मैं उस व्यक्ति के लिए, मैं खुद में इंसान हूँ, तो मैं दूसरे आदमी के लिए वो खाना जो उसका सेहत के लिए लाभदायक हो वही खाना वो खाए और वो तैयार हो उस हमारा मिट्टी से। किस तरह का अनाज उगाया और कौन-कौन सी? सर मैंने बहुत तरह का, एक्चुअली तो मैंने शुरुआत जो करी थी वो हमारा गांव का जंगल बचाने से भी शुरुआत हुई थी, तो उसमें जुड़े थे। उसके बाद कुछ बुज़ुर्ग लोगों ने बोला कि अच्छा ये तो घास वास अच्छी हो गई बढ़िया, पर यार हमारे जो परंपरागत जो अनाज थे हमारे, जो जिसमें कोई कीड़ा नहीं लगता था, वो सब ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि एक घटना घटी थी हमारे एरिया में ही कि एक वो जो हम लोग धान का भंडारण करते हैं उसमें एक वो एक डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको सल्फोस बोलते हैं, उसका वो टिकिया डालते हैं ज़्यादा। तो उसमें कहीं खरीदती बार बोला गया था कि उसको कपड़ा का पुड़िया में बांध करके जब डाल रखो, तो जब धान को तुम अपना शेलिंग के लिए ले जाओ, डीहस्किंग के लिए, तो उसको हटा दो। तो कहीं बच्चा ले गया और वो उसमें आया, उसमें वो जो जब राइस मिल जो मशीन थी उसमें वो सब चले गया और वो गाय ने खाया उसका जो राइस पॉलिश, और वो गाय का डेथ हो गई। तो बाद में पता चला कि वो जहरीला चीज़ खाने से, तो ये पता चला कि भाई वो उसमें ये चीज़ थी। तो जबकि हमारी जो परंपरागत जितने अनाज हैं वो बहुत कम चांस होते थे, वो कभी जो है उसमें कीड़ा नहीं लगता था। तो इस तरह के बहुत सारे जो बीज हैं वो गेहूं में हैं, मक्की में है, इस तरह के बीज हैं। मक्की में ऐसे बीज हैं कि घराट में डालो, अगर 2 दाना से तीसरा दाना एक्स्ट्रा पड़ गया तो घराट रुक जाएगा, तो उसमें फाइबर होता था। तो फाइबर होने से जो क्या है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा शरीर में नहीं जाता। तो फाइबर जो है वो हमारा जो माइक्रोब्स हैं, हमारा जो बड़ी आंत है, जो माइक्रोब्स का भोजन है वो है रेशा, फाइबर। तो वो हम नहीं खा रहे हैं, हम सिर्फ खाली ग्लूकोज ले रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हानि हो रही है हमारे शरीर में, और हमारा जो शरीर है कई बीमारियों का शिकार हो रहा है। कैंसर हो रहा है, डायबिटीज़ बहुत लोगों को होना शुरू हो गया है, और हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां हैं। परंतु जब आप ये मिलेट्स खाएंगे, कोदा, कावनी, शौंक, चीना, भरेसा,
ये अनाज आपको जो पॉजिटिव मिलेट हैं 5, वो खाने से कितना भी खतरनाक बीमारी है उसका इलाज संभव है और बीमारी होगी ही नहीं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि लोगों को ये चीज़ें मिले और उसका बीज हम लोग बांट रहे हैं। मेरा सीड बैंक भी है और अभी तो लोगों का उसमें जुड़ाव भी काफ़ी हो रहा है। यूएनओ ने वर्ष 2023 को मिलेट डे घोषित किया है, तो आपको क्या लगता है क्या बदलाव इससे हमारी जो खान पान है उसमें आएगा? सर ये होने से ऐसा लग रहा है मुझे तो पिछले साल से जब ये पता चला कि जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है 2023, तो ये जब पूरे संसार में हो रहा है, इट मीन्स कि लोगों को भनक लग गई है कि हमारे मरने की बारी आ रही है, क्योंकि हम स्वस्थ नहीं रह सकते। जो भोजन हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए नहीं है, हम गलत भोजन खा रहे हैं। जंगल में इतने सारे जानवर हैं, कभी किसी को खांसी नहीं आती, कभी किसी को छींक नहीं आती, कभी कोई दिखाने की ये बीमार पड़ा है, कुछ हो रहा है, मगर इंसान में ही क्यों हैं बीमारियां? और दूसरी तरफ से हम देखें कि हमारे खेतों में क्यों हैं बीमारियां? जंगल में इतने सारे पेड़ पौधे हज़ारों साल से खड़े हैं जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं। पहले हमारे बुज़ुर्ग जब घास लेने जंगल जाते थे, हमारे दादी, मुझे अच्छा याद है, तो वो अपना पोटली में वहाँ से बहुत तरह के फ्रूट लाते थे साथ में। पशु के लिए घास आता था और हम बच्चों के लिए, हमारे लिए फ्रूट आते थे। आज वो फ्रूट कहाँ गए? आज वो जंगल में है ही नहीं, क्योंकि वो सारा जो क्या हो रहा है कि जहाँ से पैसा बनेगा, हमारे बच्चे भी उसी काम में लग रहे हैं जहाँ से पैसा बनेगा, उनको सेहत की चिंता नहीं है। तो ये बड़ा दुख का कारण है, ये दुख है ये, क्योंकि जब आदमी सेहत के लिए चिंतित नहीं है तो वो बाकी भी कुछ नहीं कर सकता। वैसे तो आपने काफ़ी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन पद्मश्री मिलने के बाद किस तरह से जिम्मेदारी बढ़ेगी और कैसे निर्वहन करेंगे? ये तो मैं कल से सोच रहा हूँ, मुझे कल रात भी पूरा नींद नहीं आई। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में शायद मैं मानता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, परंतु मुझे लग रहा है कि अगर बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों ने इस काम को सराहा है और मुझे ये सम्मान मिला, तो मुझे लगता है कि अब तो मुझे, अगर मैं अभी तक 14 घंटे काम करता था तो मुझे 18 घंटा करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, इतना सम्मान मिलना। इसके बाद मैं अब और स्पीड अपनी बढ़ाना चाहूँगा, ऐसा मेरा प्रमाण है। नेकराम जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश से प्रत्येक गणतंत्र दिवस के दिन कोई ना कोई पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाता है। उससे पहले डॉक्टर भारती थे, हमारे डॉक्टर राणा थे जो सर गंगाराम के चेयरमैन हैं। आज नेकराम जी है, मेरी कल ही रात उनसे बातचीत हुई और उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।